ओके, तो ये लेक्चर को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो ये चैप्टर, उसके डिटेल्स के बारे में, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, लेकिन इस पे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। मोल कंसेप्ट एंड स्टेशियोमेट्रिक न्यूमेरिकल्स कहते हैं उसको, तो उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम, और इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे चैप्टर पे। लेकिन रिवीजन ले रहा हूँ, तो आप आराम से बैठिए, जो पॉइंट समझ में ना आए वहीं पे मुझे टोकिएगा, अदरवाइज मैं बहुत फास्ट ये पूरा रिवीजन करने वाला हूँ, बेसिक रिवीजन है, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। ओके, सो इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑकर्स स्पेस एंड हैविंग मास, जो कोई एक स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसको मास हो, मतलब वेट हो, उसको हम कहते हैं मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो तीन कॉमन है, लेकिन प्लाज्मा हेलो बोल। सर, आवाज इतने तुमसे सर। आवाज नहीं आ रहा? हेलो? अरे क्या हेलो। हो? एक मिनट, लेट मी चेक। आवाज इतने। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हेलो? हाँ आता येते सर आता। अच्छा, दिशा बोल रही है आ रहा है, ओके, चलो। सो स्टार्ट करता हूँ फिर से। इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं है, मैटर है, मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, जिसको हम कहते हैं मैटर। मैटर के फर्दर क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो हमें मालूम है। नेक्स्ट वन प्लाज्मा। हाई क्या कहेंगे हम उसको, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो प्लाज्मा स्टेट में चला जाता है। बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेशन, मतलब बहुत टेम्परेचर कम होगा तो ये कंडेंसेशन स्टेट। एंड न्यूट्रॉन स्टार, तो ये न्यूट्रॉन स्टार के बारे में अभी डिस्कवरी करना थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। तो ये इससे भी इम्पोर्टेंट हमें ये तीन ही है फिलहाल के लिए, ये बाकी तीन का कोई काम हमारे लिए तो नहीं है। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। तो केमिकल कॉम्पोजिशन पे बेस्ड अगर हम बात करें, एलिमेंट जिसमें मॉलिक्यूल एक ही एलिमेंट से बना हुआ हो, मतलब हाइड्रोजन गैस सिर्फ हाइड्रोजन से बना हुआ है, ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन से बना हुआ है, ठीक है, उसी हिसाब से हीलियम गैस हीलियम से बना हुआ रहता है। आयरन का रॉड, ठीक है, सिर्फ आयरन से बना हुआ है, तो ये सारे एलिमेंट्स में आएंगे। कंपाउंड, दो अलग अलग एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो भी मॉलिक्यूल बनता है उसको हम कंपाउंड कहते हैं। CO2 गैस कंपाउंड में आता है, वाटर कंपाउंड में आता है, क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट से वो कंपाउंड बना हुआ है। नेक्स्ट वन, मिक्सचर। मिक्सचर मतलब दो कंपाउंड मिक्स होता है तो उसको हम कहते हैं मिक्सचर, ठीक है। एग्जाम्पल तो आपके सामने है, शुगर इन वाटर। तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट वन, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो सबसे पहले बेसिक यूनिट है, ओके। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि केमिस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा लगता है, मोल उसका बेसिक यूनिट है, मतलब कोई भी चीज अगर हमें गिननी है तो वो मोल में गिनेंगे, ना कि किलोग्राम, ग्राम, ये प्रॉपर यूनिट नहीं है, तो भी हम कुछ भी कन्वर्जन करेंगे तो वो मोल में करेंगे। ओके, नेक्स्ट, लेंथ का मीटर, ये मास, ये सारी चीजें फिजिक्स में ज्यादा यूज होती है और कॉमन चीजें, ये हमारे बेसिक यूनिट्स है। और बाकी यूनिट्स डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं हम इसको। डिराइव्ड यूनिट मतलब वेलोसिटी की अगर हम बात करनी है तो हम कहते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो उसका यूनिट क्या हो गया, डिस्टेंस सपोज किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर, ओके। तो ये डिराइव्ड यूनिट हो गया, दिस वन बेसिक यूनिट से बनाया गया यूनिट है, इसलिए इसको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो ये सिंपल सा लॉजिक है यूनिट के बारे में। नेक्स्ट, अर्थ पे जो लोवेस्ट टेम्परेचर अभी तक साइंटिस्ट ने अचीव किया है वो है 0 के, 0 केल्विन, मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस माइनस में, ठीक है, ये लोवेस्ट है। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, आगे हम थर्मोडायनेमिक्स वगैरह देखेंगे। नेक्स्ट वन, एक छोटा सा पॉइंट है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। सिर्फ इसी डायग्राम को याद रखो और खत्म कर देंगे इस चीज को। देखो, ये हमारा टारगेट है और यहीं पे अगर रीडिंग आ रही है, मतलब सपोज हमारी रीडिंग यहीं पे आनी चाहिए और यहीं पे आ रही है, तो उसको हम कहेंगे बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, ओके। लेकिन प्रिसीजन क्या कहेंगे, बार बार वहीं पे अगर आ रही है तो हाई प्रिसीजन एंड हाई एक्यूरेसी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रीडिंग तो यहाँ पे आना चाहिए, रीडिंग यहाँ पे नहीं आया तो एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है। रीडिंग बाहर आ रहा है लेकिन वहीं पे बार बार रीडिंग आ रहा है, मतलब ये प्रिसीजन बहुत अच्छा है, ओके। प्रिसीजन अच्छा है, एक्यूरेसी कम है। यहाँ पे देखो, रीडिंग हमारा ये आना चाहिए लेकिन रीडिंग वहां पे नहीं आया, थोड़ा सा साइड में आ गया, ओके। तो एक्यूरेसी तो बहुत अच्छी है लेकिन प्रिसीजन नहीं है, मतलब बार बार वहीं पे नहीं आ रहा है, ये घूम फिर के सब जगह पे आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक्यूरेट वहीं पे नहीं आ रहा जो हमें चाहिए, थोड़ा सा डिवेट हो रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे टारगेट है, यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा, कहीं पे भी आ रहा है, कुछ रैंडमली आ रहा है, तो उसको हम लो प्रिसीजन लो एक्यूरेसी कहेंगे, ठीक है। तो
बेसिकली क्या है, जो डिजायर्ड आंसर है ना वो आना चाहिए, उसको हम हाई एक्यूरेसी कहते हैं, ठीक है। और बार बार अगर वो आंसर आता है या फिर कोई भी आंसर बार बार आ रहा है तो उसको हम हाई प्रिसीजन कहेंगे, ठीक है। इतना सिंपल सा लॉजिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर आपको ज़्यादा इस पे नहीं है, जे डबल इक्वल टू, इसमें मैं ज़्यादा जाऊंगा भी नहीं सिग्निफिकेंट नंबर में। नेक्स्ट वन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसको देख लेंगे अभी धीरे धीरे। फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का मास सेम रहता है, ओके। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मास सेम रहता है, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सिंपल। लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगर कोई भी आप केमिकल कंपाउंड ले लो, फॉर एग्जांपल वाटर, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो होगा, मास का रेशियो, वो फिक्स रहेगा, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। फिक्स प्रोपोर्शन है या कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, हाइड्रोजन का मास एंड ऑक्सीजन का मास, उसको हम कहेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वन, मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब कोई भी दो एलिमेंट ले लो, कार्बन एंड ऑक्सीजन, जो कि यहाँ पे एग्जांपल लिया है, तो इनके अलग अलग रेशियो हो सकते हैं। 1:1 अगर ले लिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर 1:2 ले लिया तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये तीन लॉ है, एक कहता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मास सेम है, दूसरा कहता है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड में रेशियो फिक्स रहता है, ठीक है, मास का रेशियो। एंड थर्ड कहता है कि दो अगर एलिमेंट ले ले तो वो अलग अलग रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं, अलग अलग केमिकल कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। ओके, ये अगेन JEE का पॉइंट है, ओके। इक्विवेलेंट पॉइंट वगैरह वगैरह, ये JEE का है, तो इसमें मैं फिर से नहीं जाना चाहूंगा इस पॉइंट पे। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। कंबाइनिंग वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, देखो ये गैस के लिए ना, गैस को कैसे गिनेंगे, देखो पुराने जमाने में किसी भी चीज को गिनना है तो चलो ठीक है, वेट से गिन लेते थे, लेकिन गैस को गिनने के लिए प्रॉब्लम आती थी, तो उन्होंने एक ये किया, एक वॉल्यूम ये कंसेप्ट दे दी, ठीक है। वॉल्यूम, सपोज मुझे एक रिएक्शन करनी है, H2 + N2 गिव्स NH3। अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करूँ तो अच्छे से देख लेना, नाइट्रोजन 2 है तो मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन हो गए 6, यहाँ पे 2 ही है तो मुझे 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो रेशियो क्या आ गया, यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, ओके। इसका ये मतलब उन्होंने ले लिया कि अगर इसका जो भी वॉल्यूम लूंगा, सपोज मैं 1 वॉल्यूम लूंगा इसका, तो इसका वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा, उसके 3 टाइम्स, क्योंकि क्वांटिटी मुझे 3 टाइम्स चाहिए, तो वॉल्यूम 3 टाइम्स लूंगा, मतलब ये 3 वॉल्यूम लूंगा, ऐसे उन्होंने कहा, ठीक है। उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे कुछ लीटर या ग्राम या ऐसे कुछ यूनिट नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ वॉल्यूम का। अब ये वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, सपोज आप ये 1 लीटर लो तो ये 3 लीटर, राइट, उस हिसाब से। तो ये लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया अवागाड्रो ने। अवागाड्रो ने कहा कि अगर ये 1 मोल है, बेसिकली ये कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट मोल में होता है, राइट। तो ये कोएफिशिएंट 1 है, मतलब इसको हम 1 मोल कंसिडर करते हैं। अगर ये 1 मोल चाहिए लगता है तो ये कितना लगेगा, तो 3 मोल लगेगा। तो 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर, वॉल्यूम में अगर हम बात करें तो कितने लीटर, तो ये सिर्फ एवोगाड्रो ने हमें बताया था 22.4 लीटर, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा कन्वर्टिंग फैक्टर है कोई भी गैस के लिए, अगर मोल से कन्वर्जन हमें लीटर में करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए निकल जाता है, ओके। सो यहाँ तक तो हो गया बेसिक। यहाँ तक कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लो, किसी को भी फास्ट डाउट वगैरह है तो पूछ लो, और तब तक हो सके तो ये दोनों क्यों नहीं आए देखो, तो कोई तो देखो फोन करके, नहीं तो मैसेज डाल के देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एकदम बेसिक थ्योरी है। डाल्टन ने क्या कहा था, ये 9th 10th में भी आपने पढ़ा है इसको। एटम्स आर हार्ड डेंस एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, ये तो हमें मालूम है, ठीक है। उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है कोई भी मैटर का,
एंड एटम कंबाइंस टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें मालूम है, यही डाल्टन्स लॉ से निकल के आई थी। या हाइपोथेसिस हम यहाँ पे अभी पकड़ेंगे इसको। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी हमें मालूम है, क्योंकि कार्बन, कोई भी कार्बन का एटम ले लो तो वो उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, या ऑक्सीजन का एटम ले लो उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन में हम क्या करते हैं, सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट करते हैं, ना एटम हम बनाते हैं ना कोई एटम को हम डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, सो ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट वन, एटॉमिक मास के बारे में बात करें। एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, ग्राम एटॉमिक मास मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट, उसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। कोई भी एलिमेंट 1 मोल में ले लो, सपोज कार्बन है 1 मोल में ले लो, उसका वेट कितना होगा, तो 12 पॉइंट समथिंग होगा, वो उसका हो गया ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल सा लॉजिक है। एवरेज एटॉमिक मास, अब कुछ एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं, अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, अलग अलग उनका वेट होता है और अलग अलग उनका अबंडेंस होता है, तो उसके हिसाब से हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ता है। वेल नोन एग्जांपल उसका क्लोरीन है, 35.5 वेट उसका हम लेते हैं। ठीक है, 0.5 क्यों लेते हैं, क्योंकि अबंडेंस है उसका, दो आइसोटोप्स मिलते हैं 35 एंड 37, तो उसकी वजह से हमें एवरेज एटॉमिक मास लेना पड़ता है 0.5 में। राइट, तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट वन, मॉलिक्यूलर मास, अगर किसी मॉलिक्यूल का कंपेयर करना है या कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ता है, सारे एलिमेंट्स या एटम्स जो भी उसमें प्रेजेंट है उन सारे एटम्स की एडिशन हमें करनी पड़ती है। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एटम, सॉरी मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे अगर हम CO2 का ही बात करें तो कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, दो ऑक्सीजन है 32, एडिशन कर दो 44 आ जाएगा, तो 44 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, किसी का भी हम वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। H2SO4, ओके, H2SO4, हाइड्रोजन 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन 16, 64, एडिशन कर दो 98 के आसपास आ जाए। ओके, तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला मास क्या होता है, तो एकदम सिंपल है कि सारे मॉलिक्यूल्स, मतलब ये मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, कुछ जगह पे क्रिस्टल भी होते हैं, आपको सॉलिड स्टेट वगैरह हो गया है, NaCl क्रिस्टल बनाता है ना, राइट, तो उसका फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक सोडियम एंड एक क्लोरीन ऐसे मॉलिक्यूल नहीं बनता, या ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये क्या करता है, एक बॉक्स बनाता है, मतलब एक क्रिस्टल बनाता है, और क्रिस्टल में बहुत सारे सोडियम एंड बहुत सारे क्लोरीन हो सकते हैं। उनका लोएस्ट रेशियो क्या होगा, 1:1, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, NaCl कहते हैं। Na2Cl या NaCl2 ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि रेशियो 1:1 है। तो NaCl, तो जो क्रिस्टल बनाते हैं उनका हम कैलकुलेट करेंगे फार्मूला मास, हालांकि मेथड तो सेम ही रहेगी, इसका मास मतलब 23 एंड क्लोरीन का मास दोनों के एडिशन करेंगे, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फार्मूला मास किसके लिए यूज करते हैं, जो सॉलिड स्टेट में ये बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे, बाकी कुछ उसमें नई बात नहीं है। नेक्स्ट वन, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट किसे कहेंगे, इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, या मतलब एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब ये n फैक्टर कुछ भी हो सकता है, मतलब ये अगर एसिड है तो एसिड की बेसिसिटी, मतलब कितने ही वो H प्लस दे रहा है वो, ठीक है, बेस है तो कितने OH माइनस दे रहा है, ठीक है, वो भी n फैक्टर हो सकता है। अगर सॉल्ट है तो इस पे कितना चार्ज है, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम 2 प्लस ये रिएक्शन सपोज परफॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है हमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहाँ पे n फैक्टर आ जाएगा 2। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत बार यूज भी करना पड़ता है इक्विवेलेंट वेट के लिए, ये हमारा फॉर्मूला है, n फैक्टर लास्ट में आता है। ओके, सो नेक्स्ट वन, मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। ये कुछ फॉर्मूलाज है। 1 मोल मतलब कितने पार्टिकल, ये एवोगाड्रो नंबर है, इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब पार्टिकल्स क्यों कहा है, क्योंकि हमें मालूम नहीं ना, एटम है, मॉलिक्यूल है, क्या दिया है, मतलब क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि 1 मोल हीलियम, ठीक है, अब ये हीलियम तो एटम है, तो हमें ये मिलेगा एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल हीलियम मतलब कितने हीलियम एटम, तो इतने हीलियम एटम। ठीक है, अगर कहा जाए 1 मोल CO2 तो ये मॉलिक्यूल है, तो कितने बेसिकली मॉलिक्यूल है, 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब पार्टिकल्स कितने होंगे अगर गिनेंगे वन बाय वन, तो 6.023 इंटू 10⁻23 इतने CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, मॉलिक्यूल्स होंगे, इसलिए यहाँ पे पार्टिकल्स कहा गया। सपोज 1 मोल Na प्लस दिया है, Na प्लस,
तो यहाँ पे इतने आयंस आ गए, ठीक है। तो ये एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मोल का कन्वर्जन रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स में करने के लिए एवोगाड्रोस नंबर, बहुत बार एग्जाम में इसको Na लिखते हैं, ओके। एवोगाड्रोस नंबर को Na से रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो ये भी एक चीज थोड़ी सी याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर कोई भी गैस है उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये तो हमारा कन्वर्टिंग फैक्टर है 22.4 लीटर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज मोल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कोई भी कंपाउंड का अगर मोल कैलकुलेट करना है तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास। फॉर एग्जांपल 88 ग्राम CO2 है, उसका मोल कैलकुलेट करना है CO2, हमारे पास 88 ग्राम CO2 है, कितने मोल्स ऐसे कैलकुलेट करने, तो गिवन वेट हो गया 88 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास जो अभी हमने कैलकुलेट किया था 44, तो ये आ गया 2 मोल्स। इस तरह से हम इजीली हम मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया एक सिंपल सा पार्ट, राइट। अगर ऐसे पूछा जाए कि इसमें ये CO2 के मोल्स तो पूछ लिए उन्होंने, जो हमने कैलकुलेट किए 2 मोल से, CO2 के 2 मोल से, राइट। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ CO2 एटम्स पूछे जाए तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब एवोगाड्रोस नंबर आपको मालूम है तो पूरा लिख नहीं रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ Na कर रहा हूँ, मतलब एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछे जाए तो कैसे करोगे, 2 मोल CO2 है और उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो कैसे करेंगे, तो 1 मोल में या 1 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, 1 मॉलिक्यूल में एक कार्बन है, ठीक है। तो 1 मोल में 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन होगा, राइट। या 2 मोल CO2 में ऑब्वियसली 2 मोल कार्बन होगा। तो यहाँ तक तो ये रेशियो समझ में आ गया होगा, ओके। अब अगर ऐसा पूछा जाए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करो, तब यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है। हमारे पास 2 मोल CO2 है, ठीक है, 2 मोल, M लिख रहा हूँ सिर्फ। हमें पूछा गया नंबर ऑफ ऑक्सीजन ढूंढो, तो लॉजिकली देखो, एक मॉलिक्यूल अगर हम ले लें CO2 का, तो उसमें कितने ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन है, राइट। अगर 2 मोल हमें उन्होंने ये CO2 दिया है तो कितने मोल ऑक्सीजन होगा, तो उसके डबल 4 मोल ऑक्सीजन होगा। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ गया, यस और नो, मुझे ये बताओ, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर इस पे आता है ना तो हाँ इसी, सर। बाकी लोगों को ओके, पूछ लो, डाउट पूछ लो। इसको सिंपली ऐसे समझना, ये एक बाइक है, एक हैंडल और 2 पहिए से बन रही है, ठीक है। हमें उन्होंने दिया है कि 2 बाइक आपके पास है, तो उसमें हैंडल कितना होगा, तो एक बाइक में एक ही हैंडल है ना, तो 2 बाइक में भी 2 ही हैंडल होंगे, ओके। लेकिन अगर पहिए पूछे जाए तो एक बाइक में 2 पहिए, CO2 मतलब क्या है, ये एक बाइक है ना, तो एक बाइक में 2 पहिए, 2 बाइक होंगे तो कितने पहिए होंगे, 4, राइट। कोरिलेशन निकालना है, H2 है सपोज, ये सपोज हमारी एक कार है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पहिए, ये हमारा स्टेयरिंग है, ठीक है, सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। और ये एक मॉलिक्यूल है, ओके। अगर हमारे पास 2 कार है और वो पूछे कि आपके पास स्टेयरिंग कितने बताओ, अब एक कार में एक स्टेयरिंग है ना, तो 2 कार में ऑब्वियसली 2 स्टेयरिंग होंगे। लेकिन अगर पहिए पूछे जाए तो हम क्या करेंगे, एक कार में अगर 4 पहिए है तो 2 कार में कितने पहिए होंगे, 8 पहिए होंगे। कितना सिंपल लॉजिक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। परसेंट कॉम्पोजिशन। सो ये परसेंट कॉम्पोजिशन मतलब क्या होता है, सो किसी भी एक एलिमेंट का, सपोज यहाँ पे CO2 के ही बारे में बात करेंगे, हमें निकालना है कि कार्बन का कितना परसेंट वेट है CO2 में, मतलब पूरे मॉलिक्यूल में। तो कैसे निकालते हैं हम परसेंटेज, कैसे निकालते हैं, टोटल मास 44 एंड कार्बन का मास 12 हमें मालूम है, right? क्योंकि एक ही कार्बन है ना तो 12 ही लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100,
तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, राइट। सो नीचे क्या है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड मतलब टोटल मास, और ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ एलिमेंट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का मास जो उन्होंने पूछा है इंटू 100। अगर ऑक्सीजन का पूछते तो ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 है, दो ऑक्सीजन का 32, तो यहाँ पे मैं ऊपर 32 लिखता डिवाइडेड बाय 44 लिखता, क्योंकि 44 टोटल मास है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन, सिंपल सा पॉइंट। Next, an empirical formula represents the simplest whole number and the ratio of various atoms present in the compound. So एक सिंपल सा आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। C6H6 मॉलिक्यूल का नाम क्लिक हो गया होगा, बेंजीन। तो उसका अगर रेशियो ले ले, ठीक है, दोनों भी वैल्यू सेम है, इन दोनों का अगर एलिमेंट का रेशियो ले तो कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन भी 1 है, तो सिंपलेस्ट रेशियो ये है। तो ये हमारा हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, दूसरा C6H12O6, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 6 है, तो 6 से सबको डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 6 C1 आएगा, हाइड्रोजन कितना आएगा, 2 आएगा, ऑक्सीजन कितना आएगा, 1 आएगा, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, सिंपल सा पॉइंट है इंपेरिकल फॉर्मूला। तो और कुछ दूसरा एग्जांपल लेना है तो C2H4 सपोज करते हैं O2, फिर से क्या करना है, लोवेस्ट नंबर लेना है और उससे डिवाइड करना है। C12H22O11, लोवेस्ट नंबर लेना है, लोवेस्ट नंबर और रेशियो इसको डिवाइड कर देना, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर ऐसे आ जाए CaCO3, तो यहाँ पे लोवेस्ट नंबर 1 ही है, तो कोई डिवाइडेशन, मतलब यही इसका इंपेरिकल फार्मूला भी यही होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही होगा, क्योंकि हम लोवेस्ट नंबर से अब इसको डिवाइड ही नहीं कर सकते, 1 ही है, तो 1 को क्या 1 से डिवाइड करेंगे, राइट, सिंपल सा लॉजिक। और जो रेशियो आता है ना उसको हम कहते हैं एन। एन मतलब क्या, अब एन आपको ये दिखाता हूँ, मतलब दिखाता हूँ, देखो बेंजीन का एग्जांपल लिया था C6H6, रेशियो क्या आया था C1H1, ठीक है। इस फॉर्मूला को कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्मूला आता है उसको हम कहते हैं एन। ओके, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है ना, C6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, तो उसको एन की वैल्यू हो गई 6, ठीक है। ये एग्जांपल लिया था C6H12O6, इसका रेशियो कितना आ गया था C1H2O अगेन 1, मतलब वही हो गया। कन्वर्जन फैक्टर कितना आ गया, मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 6 है, राइट। ये अभी एग्जांपल लिया था C2H4O2, फॉर्मूला क्या आया था CH2O, राइट, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये कन्वर्टिंग फैक्टर 2 आ गया। ओके, इतना सिंपल लॉजिक है, कुछ बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट वन, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट किसे कहते हैं हम, सपोज एक रिएक्शन है, कौन सी भी, कोई भी एक कॉमन वही रिएक्शन लेता हूँ, हैबर्स प्रोसेस, N2 gives NH, अमोनिया की प्रिपरेशन की रिएक्शन। बैलेंस करूंगा रिएक्शन को, तो अभी आपको याद हो गया होगा, आपको हो गया लेकिन मुझे नहीं हो गया अभी। ओके, रेशियो क्या है 1:3, राइट। इसका मतलब क्या है, अगर ये 1 मोल है तो ये 3 मोल चाहिए। ओके, ये हमने थियोरेटिकली निकाला, अगर प्रैक्टिकली ये 1 मोल है और ये 2 मोल है, ओके, मतलब ये रिक्वायरमेंट से कम है, इससे भी ज्यादा, इससे ज्यादा है चलो ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट जितनी है ना उससे कम है, तो इसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ये हमारे पास लिमिटेड है और हमारी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है, इस वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट उसको हम कहते हैं। ओके, सो जो कंपेरेटिव क्वांटिटी में कम हो, ऐसे नहीं कि इससे इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट, क्वेश्चन ऐसे आएगा इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये 1 वगैरह लिमिटिंग रिएजेंट नहीं, आपको कंपेरेटिव स्टडी करना पड़ेगा एंड देन देखना पड़ेगा कौन सा कम है कौन सा ज्यादा। ओके, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, उस पर हम न्यूमेरिकल्स वगैरह तो देखेंगे। रिएक्शन यील्ड किसे कहते हैं, रिएक्शन यील्ड, अब देखो सिंपल सा वही रिएक्शन लेता हूँ जानबूझ के, H2 plus N2 gives NH3, NH3, सपोज ये रिएक्शन को भी बैलेंस कर दूं, मैंने यहाँ पे ये 2 मोल्स लिए, यहाँ पे ये 6 मोल्स लिए, तो प्रोडक्ट कितने मोल बनना चाहिए ऐसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 4 मोल बनना चाहिए, ठीक है।
इसको डबल कर दिया ना, इसको डबल कर दिया, तो प्रोडक्ट भी तो डबल बनना चाहिए, राइट। तो ये हो गया 4 मोल प्रोडक्ट बनना चाहिए, ये थ्योरेटिकली। लेकिन प्रैक्टिकली सिर्फ अगर 3 मोल्स ही बना तो हमारे रिएक्शन की यील्ड कितनी आ गई? तो रिएक्शन यील्ड मतलब एक्चुअल यील्ड जो कि 3 है, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड जो कि 4 है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब ये जो है ना, ये ग्राम में हो सकता है या मोल में हो सकता है, किलोग्राम में हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों रेशियो एक दूसरे को कैंसिल होने वाले। ठीक है, ये किसी में भी हो। तो इसको हम कहते हैं रिएक्शन की यील्ड। प्रैक्टिकली जब भी हम रिएक्शन परफॉर्म करेंगे ना, 100% कभी भी रिएक्शन सक्सेसफुल होती नहीं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन में प्रॉब्लम आता ही है, तो प्रैक्टिकली रिएक्शन यील्ड हमेशा थोड़ी सी कम आती है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब ये चैप्टर नंबर 2 में भी आता है, तो इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे एंड देन हम हमारी एमसीक्यूज के पास चले जाएंगे। फर्स्ट वन, मोलैरिटी। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ले ले सपोज, तो उसमें कितने मोल्स सोल्यूट है? सोल्यूट, अब ये तो आपको सबको मालूम है कि सॉल्यूशन में सोल्यूट एंड सोलवेंट होते हैं। ठीक है, तो सोल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इस दोनों रेशो को हम कहते हैं मोलैरिटी, कैपिटल एम। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओके, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालेंगे? तो मोलैरिटी इंटू स्पेसिफिक ये फॉर्मूला है बेसिकली। ये बीपीटी डिजाइन की थी, तो मैंने जे डबल ई प्लस नीट दोनों के लिए भी डिजाइन की थी। ये आपको आपको नहीं है, जे डबल ई में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, तो इसको मैं रहने देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? तो कोई भी कंपाउंड जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, तो देखो, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम कहेंगे स्ट्रेंथ। ठीक है, मोलैरिटी में क्या कहा था हमने? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे मोल्स नहीं है, यहाँ पे वेट है। ठीक है, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसको हम कहेंगे स्ट्रेंथ। मोलैलिटी, सेम कंसेप्ट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम नहीं है, वेट है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि मोल्स तो ऐसा यूनिट है, लेकिन ग्राम ये ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। अगर आप यहाँ पे ग्राम ले रहे हो तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए एक करेक्शन फैक्टर, यहाँ पे भूल मत जाना इस चीज को, कि यहाँ पे अगर आप ग्राम में ले रहे हो तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करो, अगर आप नहीं ले रहे हो, डायरेक्टली यहाँ पे किलोग्राम ले रहे हो, तो इसको भूल जाओ। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड है। और ये क्यों आ गया? क्योंकि एसआई यूनिट यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा। ठीक है, एसआई यूनिट को आपको देखना पड़ेगा, इसके लिए ये कन्वर्टिंग फैक्टर या करेक्शन वैल्यू यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मेलिटी। अब ये थोड़ा सा लेंदी, ये नॉर्मेलिटी के पास जाने से पहले मुझे एक बताओ, ये लास्ट ही पॉइंट है हमारा, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पहले तो पूछ लो। सर ते मोलॅरिटी एकदा परत शिकवा ना, म्हणजे माझं लक्ष नव्हतं. मोलॅरिटी, दिस वन. ओके, आहे. हा. सोल्युशन मध्ये दोन गोष्टी असतात जे आपल्याला माहिती ना, सॉल्व्हंट आणि सोल्यूट. ठीक आहे, तर पहिल्यांदा वरती सोल्यूटचं मोल्स घ्यायचे. ओके, सोल्यूटचे मोल्स, सपोज आपण साखर मिक्स करतोय पाण्यामध्ये. ओके, तर साखरेचे मोल्स, मोल्स ऑफ शुगर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, या फिर जो भी सॉल्यूशन होगा उसका, इन दोनों का रेशियो, इसको हम कहेंगे मोलैरिटी। मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, बाकी कुछ नहीं, सोल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, खत्म। और यूनिट भी देख लो चाहे तो एक बार, ये मोल्स तो ऐसा यूनिट होता ही है, लीटर भी ऐसा यूनिट है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, दोनों ऐसा यूनिट है तो प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम आती है मोलैलिटी में, क्योंकि ये जो है ना, ये ऐसा यूनिट नहीं है, ग्राम इज नॉट एन ऐसा यूनिट। तो ये बेसिकली यहाँ पे किलोग्राम चाहिए, लेकिन आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
किलोग्राम लोगे तो नहीं करना पड़ेगा, इतना ही कंपैरेटिव स्टडी है, कंपैरेटिव याद रखना इसको, मोलरिटी एंड मोलरिटी को कंपैरेटिव याद रखना। ठीक है, यस सर। तो अभी किसी को कोई डाउट नहीं? ओके, ना नॉर्मेलिटी, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। नॉर्मेलिटी के लिए सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना पड़ता है, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब पहले तो मैं कंसेप्ट बता दूं, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है, अब एन फैक्टर तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, एसिडिटी, बेसिसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी चाहिए, राइट। तो अम, देखो H2SO4 या HCl ले ले, सपोज हमारे पास सॉल्यूशन में NaOH है 2 मोल्स, और उसको हमने HCl के साथ रिएक्ट करना है। ठीक है, HCl के साथ रिएक्ट करना है, तो ये 2 मोल्स है तो हमें ये भी 2 ही मोल्स चाहिए ताकि ये रिएक्शन परफॉर्म हो सके, NaCl प्लस वाटर। ठीक है, और 2-2 रेशियो, मतलब ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट होनी चाहिए, तो यहाँ पे रेशियो हमारा 2:2 आना चाहिए, ये तो सिंपल सा पॉइंट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 मोल्स NaOH ले लें, ओके, एंड H2SO4 ले ले, H2SO4, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, एक H2SO4 2 हाइड्रोजन देता है, तो यहाँ पे 2 रेशियो नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए, तो अब यहाँ पे तो रेशियो गड़बड़ कर दिया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं डाई बेसिक एसिड। एसिड है तो उसके गिनेंगे बेसिसिटी, और बेस है तो उसकी गिनेंगे एसिडिटी। ठीक है, क्योंकि अब ये यहाँ पे ये एसिड है तो उसकी हम गिनेंगे बेसिसिटी, तो ये 2 बेस के साथ रिएक्ट होता है तो इसको हम डाई बेसिक एसिड कहते हैं। ठीक है, डाई बेसिक एसिड। तो अब वेट के हिसाब से अगर हम बात करें, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हमने कैलकुलेट किया था 98 ग्राम पर मोल। ओके, लेकिन इतना यूज करेंगे तो ये अकेला ही 2 मोल के साथ रिएक्ट कर सकता है, राइट, 2 मोल के साथ। इसका अगर हम बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 36.5, लेकिन हमें 2 मोल्स चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, इतना वेट हमें डालना पड़ेगा, इसके बारे में मल्टीप्लाई बाय 2 करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो फैक्टर है ना, ये तो अभी बहुत सिंपल मैंने ले लिया, अगर फ्रैक्शन में होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हमें सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। एंड इक्विवेलेंट वेट मतलब मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब यहाँ पे ये एसिड है तो उसकी बेसिसिटी 2 है तो डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, फिर हमारा आ जाएगा जो भी है, क्या कहेंगे हम उसको, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है, एंड जो भी इक्विवेलेंट वेट आएगा उस इक्विवेलेंट वेट को गिवन वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये मैं आपको नॉर्मेलिटी पे क्वेश्चन लेके ही दिखा दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है, ये नॉर्मेलिटी को कैसे बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। ओके, इसका न्यूमेरिकल दूंगा, ये मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि न्यूमेरिकल के साथ बहुत अच्छे से मैं ले सकता हूँ। नेक्स्ट वन इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, इट्स सिंपली अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिसिपेंट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन में 2-4 चीजें हैं, नींबू शरबत है, नींबू शरबत अपना, ठीक है, तो वहाँ पे 2-4 चीजें हैं, तो हमें उसमें शुगर कितनी है वो कैलकुलेट करना है, उसके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो ऊपर मोल्स ऑफ शुगर आएगा। ठीक है, मोल्स ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, उस सॉल्यूशन में जिस किसके भी मोल्स होंगे। ठीक है, मतलब शुगर तो होगा ही होगा, लेमन होगा, प्लस वाटर होगा, प्लस और क्या डालते हैं, सॉल्ट होगा, और बस इतना ही डालते हैं मेरे ख्याल से। तो ये सारे मोल्स के एडिशन, और ऊपर हमें किसके मोल्स की निकालनी है, तो सिर्फ किसकी निकालनी थी, शुगर की निकालनी थी, तो ये शुगर। ठीक है, मोल्स ऑफ शुगर ऊपर एंड नीचे डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, राइट। तो ये सिंपल सा मोल फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला। ओके, सो मोलरिटी, ये कंसेप्ट साइड में रखते हुए सिर्फ मुझे आप बताओ कि कोई दूसरा क्वेश्चन है क्या, नॉर्मेलिटी को छोड़ के, हाँ, दूसरा कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। नॉर्मेलिटी, मुझे एक न्यूमेरिकल देखने दो।
ओके क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको नॉर्मलिटी, बहुत इजी रहेगा क्वेश्चन के थ्रू अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो। क्वेश्चन से easy आता है। हाँ ओके, प्रॉपर वे में मिल गया। अच्छा अभी तो एक, सब लोग एक काम करो, ये तो हो गया चैप्टर की रिवीजन, ठीक है। इस पे एमसीक्यूज आएंगे अलग अलग, बहुत अलग अलग टाइप के एमसीक्यूज वगैरह, तो लॉजिकल है, यहाँ पे आते ही है। नोटबुक वगैरह लेके बैठो, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको करने हैं। मेरा कुछ इसमें ये नहीं होगा, ठीक है। एक नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूंगा, अदरवाइज ज्यादा क्वेश्चंस में सॉल्व करके नहीं दूंगा, आपसे आंसर्स में चाहता हूँ। तो ये आपकी तरफ रहा। सेशन भी मैं एंड कर रहा हूँ, 1 मिनट ही बाकी है, फिर से ज्वाइन करना है सबको। एंड देन तब तक नोटबुक वगैरह भी ले लो।